हेलो बच्चों, मैं नंद किशोर जोशी आपका आभार और अभिनंदन करता हूं। मैं और मेरी एन की यूट्यूब अकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करती है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग सामाजिक विज्ञान की जो आपकी टेक्स्ट बुक है क्लास आपकी 10th की, जिसमें स्पेशली जो गुजरात बोर्ड के बच्चे हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे, उनके लिए मैं यहाँ पे हिंदी में विस्तार से व्याख्या के साथ में हर एक अध्याय जो है आपका चैप्टर है उसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या देने वाला हूँ। आपका ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है क्योंकि यहाँ हम लोग सारे डिटेल में बात करेंगे, हिंदी में विस्तार से उनके साथ व्याख्या मिलेगी आपको। और आज जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम आपको पता होगा क्योंकि ये हमारा सामाजिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर है। ये जो सेकंड चैप्टर है आपका वो है भारत की सांस्कृतिक विरासत। सांस्कृतिक यानी कल्चरल, जो हमारी कल्चर है, हम लोग जो जन्म के साथ में लेके चलते हैं, परंपराएं हो गई हमारी यानी ट्रेडिशन हो गई, हस्तकलाएं यानी कि हमारे हैंडीक्राफ्ट, और ललित कलाएं यानी फाइन आर्ट, ये सारी की सारी कल्चर में आती है। आइए बच्चों, इस चैप्टर को डिटेल में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। तो पहले भारत की सांस्कृतिक विरासत को शुरू करने से पहले आपको मैं थोड़ा परिचय दे देता हूँ। यह परिचय सीधा सा है कि भारत एक समृद्धि वाला, सांस्कृतिक विरासत वाला और सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध शक्तिशाली देश है। अगर एशिया में ही नहीं, हम पूरे ग्लोब के अगर पूरी दुनिया में बात करें ना, तो हमारी कल्चर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, प्रॉस्परस है, रिच है, इसीलिए हमारा संस्कृति में नाम होता है। यहाँ पे जो संस्कृति या फिर ये जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, उनको हम दो तरह से समझ सकते हैं। पहला हो गया हमारी एक जैविक विरासत और दूसरा हो गया भौतिक विरासत। यहाँ जैविक का मतलब हो गया बायोलॉजिकल हेरिटेज। बायोलॉजिकल कैसे? जो हमें बर्थ से मिलता है, बर्थ के साथ मिलता है, जन्म के साथ, माता पिता के जन्म के साथ ही हमें मेंटली, फिजिकली यानी शारीरिक और मानसिक लक्षणों के साथ में हमारा शुरू हो जाता है। और दूसरा होता है हमारा भौतिक विरासत यानी फिजिकल हेरिटेज। अब भौतिकी में आप देखोगे तो जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, स्वयं द्वारा जो भी हमने अर्जित की है, प्राप्त करी है, वो सारी संपत्ति हमारे आ जाती है। थोड़ा सा सांस्कृतिक में नहीं समझ पाए तो हम लोग बता देते हैं। सांस्कृतिक विरासत का मतलब ये हो गया कि मनुष्य अपनी एबिलिटी से, ठीक है, और अपनी बुद्धि से, यानी कि एक तो योग्यता होगी और हमारा एक नॉलेज, और साथ ही साथ पावर से, है ना, पावर के साथ में कला कौशल के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त करता है और समाज को जो देता है ना, वो होता है कल्चरल हेरिटेज में, है ना। यहाँ ताजमहल हो गया, आपका लाल किला हो गया, है ना, बहुत सारे गुबंद हो गए, आपके स्तूपा हो गया, ये सारे के सारे है ना कल्चरल हेरिटेज में आता है। हमने बात किया है जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, कोई किसी की भी हो, वो सारी की सारी विरासत है हमारी, है ना। हमारे यहाँ पे ये किसके द्वारा बनी हुई है? प्रकृति के द्वारा नहीं होती है, प्रकृति इसमें कुछ नहीं करती है, या इंसान खुद करता है। खुद के द्वारा बनाया हुआ, निर्माण किया हुआ जो चीज़ है वो आपके हो जाता है भौतिक विरासत, और जो आपके मेंटली और फिजिकली जो भी अर्जित करके हमारे समाज को जो देता है वो हो जाता है जैविक। जैविक मतलब आपके एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलता है, माता पिता से मिलता है। और भौतिक जो आपके सामने अवेलेबल है, आप उसे टच कर सकते हो, फिजिकली आप वहाँ पे उसका एक्सेस हो सकता है। ज़मीन, जायदाद या कोई भी संपत्ति है तो इसको हम लोग फिजिकली एक्सेस कर सकते हैं, है ना, भौतिक रूप से वहाँ हमारी पहुँच होती है। तो सांस्कृतिक विरासत ये हो गई कि भाई हम हमारी योग्यता से, बुद्धि से, शक्ति और कला कौशल के द्वारा जो भी हम लोग प्राप्त करते हैं, समाज को अर्पण करते हैं, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत हो जाती है। इसमें हमारे प्राचीन पूर्वज द्वारा जो कुछ भी परंपराएं हुई, उनकी रूढ़ियाँ, उनके रीति रिवाज और विशेष प्रकार की जो जीवन शैलियाँ हैं, लाइफ स्टाइल, ये सारी के सारी, क्योंकि हमने ये हमारे पूर्वजों ने हमको दिए हैं तो वही हम लोग फॉलो करते हैं। यही हमारी परंपराएं होती हैं। इन्हीं परंपरा के साथ में हम लोग आगे जो हमारी पीढ़ी होती है उसी को भी हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। अब जैसे एक सांस्कृतिक विरासत का एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। हमारे जैसे राजस्थान में हम देखते हैं कि घूंघट प्रथा एक चलता है महिलाओं में स्पेशली।
तो वो जो है ना वो हमारे पूर्वजों ने बना के रखा है भाई, सिस्टम है ना। तो वो सिस्टम ही फॉलो होता है, आगे की पीढ़ी भी ऐसा करेगी, फिर आगे वाली पीढ़ी भी ऐसा करेगी। तो पूर्वजों द्वारा जो भी परंपराएं शुरू हुई है, रीति रिवाज शुरू हुए हैं, उन्हीं को फॉलो करना, उनकी लाइफस्टाइल को अनुसरण करना, ये सब किस में आता है? सांस्कृतिक विरासत में। तो भौतिक में तो आपके ज़मीन, बिल्डिंग है ना, अपार्टमेंट, रो हाउस, बंगलोज, ये सब आ जाते हैं भौतिकी में, है ना। तो भौतिक विरासत आप समझ गए, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, एक्सेट्रा, जो भी ज़मीन से बना हुआ प्रॉपर्टी का हिस्सा है ना बच्चों, वो आ जाता है आपका इसमें। तो सांस्कृतिक विरासत में आपने ये समझा कि दो तरह की होती है सर, एक होता है कल्चरल हेरिटेज, एक होती है बायोलॉजिकल हेरिटेज यानी कि जैविक हमारी विरासत, और दूसरी होती है फिजिकल हेरिटेज। दो तरह के हो गए, बायोलॉजिकल हमारे माता पिता से मिलता है हमें, और फिजिकल हम लोग बना के रखते हैं, है ना, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ। तो आपको ये यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं हस्तकला, यानी कि यहाँ पे हम लोग समझेंगे हैंडीक्राफ्ट, है ना। सो मिट्टी कला को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, जिसमें पोटरिंग का काम होता है। पोटर आपके सामने है, ये है। तो मानव जीवन का मिट्टी के साथ बहुत ही गहरा लगाव और संबंध रहा है। हम मिट्टी में मिला दूंगा ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, आपने नहीं सुना होगा, इन लोगों का पाला नहीं पड़ा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा बोलते हैं हम लोग नहीं बोलते हैं, ऐसा सुनने में आता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी जो है ना, जन्म से मौत तक मिट्टी हमारे साथ जुड़ी होती है। ये मानव शरीर भी मिट्टी का बना होता है ना। ये हमें इस लाइन का मतलब समझना है। प्राचीन काल में सभी चीज़ें, वस्तुएं मिट्टी से बनती थी, जितनी भी चीज़ें हैं प्राचीन काल में। आज तो मॉडर्न है तो बहुत सारे मेटल्स वगैरह आ गए हैं, है ना, आधुनिक युग में। लेकिन पहले अगर ज़्यादातर देखो ना, आपका चाय का कप हो, पानी का मटका हो, ये सब कुछ, है ना, प्लेट हो, थाली हो, ये सब इससे बनती थी। और प्राचीन अवशेष से ऐसा पता चल रहा है कि ये बात क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि प्राचीन काल में सभी वस्तुएं मिट्टी से बनती थी, क्योंकि उसके कुछ हमें प्राचीन अवशेष मिले। प्राचीन अवशेष का मतलब जो भी एंशिएंट रिमेनिंग मतलब कि जो भी चीज़ें जो पहले हमारे पूर्वज यूज करते थे, वो उनके कुछ अंश है ना, वो बचे हुए हैं, वो होते हैं अवशेष। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के समय के मिट्टी के लाल, पीले और हरे रंग के बर्तन मिले हैं। ये किसको मिले हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब सर, इनका मतलब हो गया कि ये जो है ना, खुदाई करने वाले कुछ ऐसे हमारे पास में आर्किटेक्चर होते हैं। इन लोगों का ये काम होता है कि वो पुरानी सभ्यताओं को खोज के नई सभ्यताओं के साथ में तालमेल बिठाएं और हमारी संस्कृति को जाने कि हम लोग कौन हैं। यही तो जीवन है बच्चों, खाना पीना सो जाना जीवन नहीं है। इसलिए अब इसके उदाहरण जो है ना, घड़े हैं। प्राचीन जो हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से क्या क्या मिला? घड़े मिले हैं, ये जो सामने ना, मटके मिले हैं, कुल्हड़ मिले हैं, दिए, मिट्टी के चूल्हे और बहुत सारे खिलौने, है ना। मिट्टी का जो चूल्हा होता है ना, वो भी आप देखो, मैं जब 10th में था ना, ये सब चीज़ें तो मेरे घर के सामने थी, है ना। 2003-4 की बात है, ये सब घर में यूज होता था। आज एडवांस्ड हो गया, आज इस मिट्टी के चूल्हे ने जो स्थान ले लिया है वो गैस स्टोव ने ले लिया। जो घड़ा है वो आज हमारा कैंपर हो गया पानी का, मतलब मटके और इसका, मतलब ये सब जो चीज़ें ना, अब ये कुल्हड़, अब आपका स्टैंडर्ड ग्लास हो गया, कप हो गया, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आजकल बच्चे वो मिट्टी के खिलौने से नहीं खेलते। सो रिमोट कंट्रोल जो भी चीज़ें, चाहे कार हो, चाहे वो, अभी मेरे को पता ही नहीं है ना क्या क्या है। तो बच्चे एडवांस्ड हो चुके हैं, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। बात हम लोग वो नहीं कर रहे बदलाव की, हमें ये जानना है कि पुरानी जो हमारी जो चीज़ें थी वो मिट्टी से बनती थी। हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से मिले सबूतों के आधार पर हम ये बात सिद्ध कर सकते हैं। और नवरात्रि में जो गरबा होता है, जिसमें छिद्र युक्त दिया हम लोग रखते हैं गरबा में, वो भी मिट्टी का बना होता है। तो ये हमारी क्या है? हस्तकला है, हाथ से बनी हुई है। लेकिन ये हमारी क्या है बच्चों? जैविक है या भौतिक विरासत है? मुझे ये बताइए।
ये भौतिक है ना, क्योंकि ये जन्म के साथ में, मतलब जो माता पिता से जन्म के साथ में हमारी एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी जो होती है, जेनेटिक होती है ना, वो हमारी बायोलॉजिकल होती है ना। और बाकी जो चीज़ें आपके सामने हैं, फिजिकली हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपका मान लो घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, किसी का भी घर, बिल्डिंग, वो सब फिजिकल में आता है, यानी भौतिक विरासत में आता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये भी बात तय होती है। फिर गुजरात में कुछ ऐसे हमारे, अगर पूछा जाए आपको गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में कि भाई मिट्टी काम के बारे में कौन कौन से ऐसे साइट है, साइट यानी जगह है, तो गुजरात में आप लोथल चले जाओ, रंगपुर और लांगणज और मेहसाणा, यहाँ से मिट्टी के पुराने अवशेष भी मिले हैं। ये भी हमें ये बात बताते हैं कि मानव का जीवन मिट्टी से बहुत ही गहरे रूप से जुड़ा हुआ है ना। ये समझना है आपको। एंड देन अब हम लोग पढ़ते हैं, हम अभी जो है वो हम लोग हैंडीक्राफ्ट ही चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, हाथ से या हस्तकलाएँ, हाथ से बनाई हुई कलाएँ। इसमें आता है एक वीविंग यानी बुनाई का काम, ये बुनाई हो रही है ना। तो आप ये भी देख सकते हो, धागों को खींचकर लंबा बनाने की जो कला है उसको कताई बोलते हैं, है ना। धागे, अब आप एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव में ये देखोगे तो वहाँ पे कपास ग्रो होता है, उगता है, फिर कपास से पुनी बनाई जाती है ना। एक तरह से सारे कॉटन को निकाल के बॉल्स बनाई जाती है, कॉटन बॉल्स या पुनी हम बोलते हैं। उसके बाद में उसको खींच खींच के धागा बनाते हैं। ये जो धागा बनाने की जो प्रोसेस है या फिर ये जो प्रक्रिया है, इसको हम बोलते हैं कताई, है ना। ये पता होना चाहिए आपको। हथकरघा बुनाई, अब थोड़ा ये पढ़ लेते हैं। प्राचीन समय से भारत वस्त्र विद्या के क्षेत्र में एकदम प्रसिद्ध रहा है। ढाका की मलमल और कश्मीर का कश्मीरी कारीगरी इसके लिए जाने जाते हैं। वस्त्र यानी टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में भारत का नाम प्राचीन समय में भी था और आज भी है। यहाँ पे ढाका जो है ना, बांग्लादेश की कैपिटल है। ये पहले इंडिया में था, भारत का हिस्सा था, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ की जो मलमल एकदम सॉफ्ट जो टेक्सटाइल है और कश्मीर की जो कश्मीरी कारीगरी है वो विश्व प्रसिद्ध रही है, मतलब सभी जानते हैं इनको। पटोला के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ये थोड़ा देख लो। पटोला और पाटन, गुजरात में पाटन में, गुजरात में कहाँ, पाटन में 850 साल पुरानी एक कला है पटोला। आपको ये पता होना चाहिए कि पटोला कहाँ की कला है, पाटन की कला है। 850 साल जूनी है ये। इसकी कारीगरी जटिल होती है, एकदम कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब सरल नहीं होती है। इसका रंग जो है ना सदियों तक फीका नहीं पड़ता है और नहीं ही गलता है। अब जो पाटन का जो पटोला है उसका रंग जो है ना बहुत ही एकदम सॉलिड होता है, वो फीका नहीं पड़ता है, उड़ता नहीं है, और एकदम उसका रंग जो है वो गलता भी नहीं है। पानी के साथ हम देखते हैं ना, ड्राई क्लीनिंग ऐसा कुछ होता है तो वो पानी के साथ भी हमारा कलर उतर जाता है, लेकिन ये गलता नहीं है। इसीलिए एक कहावत भी पटोला या पटोला और पाटन के लिए फेमस हुई है, वो है पड़ी पटोले बात फटे पर फिटे नहीं। पटोला फट सकता है पर इसका रंग फीका नहीं होता भाई साहब, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। मुख्य जो केंद्र है हमारे पटोला के लिए वो है पाटन का गुजरात। पटोला ऑफ पाटन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बुनाई कामगिरी में इसका यूज होता है। तो बुनाई के बारे में इसमें इस स्लाइड में आपने क्या सीखा कि भाई धागों की जो पुन्नी है उससे जो हम धागा खींच के बनाते हैं, है ना, तो वो जो कला है वो कताई होती है। कताई आजकल उसमें हैंडलूम का बहुत ज़्यादा काम होता है ना, एम्ब्रॉयडरी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर पटोला इसमें बहुत ज़्यादा फेमस होता है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे बुनाई के बारे में, कढ़ाई और बुनाई के बारे में, ठीक है। कढ़ाई और बुनाई आपके सामने है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई से कढ़ाई वाले वस्त्र और मूर्तियों के अवशेष भी मिले हैं, जिससे हमें ये सिद्ध होता है कि भारत में एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई और बुनाई का काम भी बहुत अच्छे से होता था। इसको और भी अच्छा अगर समझना है तो सिंधु जो हमारी नदी है वहाँ से जो लोग रहते थे उनकी संस्कृति, और सौराष्ट्र गुजरात के अगर पर्सपेक्टिव में बात करें तो सौराष्ट्र के समय के वस्त्रों में भी कारीगरी देखने को मिलती है। कौन सी कारीगरी? कढ़ाई और बुनाई की। कहाँ से? ये आप देखो कहाँ पे, तो गुजरात की जो कढ़ाई है वो आपके कच्छ और सौराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ की गुजराती जो स्त्रियाँ हैं वो चंदोवा में
लता, तोरण, ओढ़नी, तकिया, इनमें है ना ये पारंपरिक शैलियों की कढ़ाई करती है। ये आपके सामने जो चित्र आपको नज़र आ रहा है बच्चों, ये बुनाई का काम हो रहा है। उसमें ऑलरेडी जो टेक्सटाइल होता है, मतलब कपड़ा होता है, वहाँ पे उसके डिज़ाइनिंग का काम हो रहा है। तो ये जो डिज़ाइनिंग का काम है, यही कढ़ाई और बुनाई होती है ना। तो आपको ये समझना है अच्छे से। और फिर आता है हमारा यहाँ पे, ये है चर्म, यानी कि चमड़े का काम, चर्म उद्योग। ये आपको देखने को मिलेगा। लेदर का काम भी हमारे इंडिया में बहुत टाइम से हो रहा है। प्राचीन भारत में प्राचीन समय में प्राचीन भारत में जानवरों की मृत्यु के बाद चमड़े का उपयोग होता था। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ उपयोग होता था। कृषि के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए, कोस जो जिसे चरसा बोलते थे, वहाँ पे भी इसका यूज होता था, आज भी होता है। पानी रखने के लिए मशक या पखाल, ये रखने के लिए होता है। आपको मैं यहाँ पे इमेजेस नहीं दिखा सकता, यहाँ पे अवेलेबल मेरे पास नहीं है, लेकिन ये पानी रखने के लिए जो इडोनी हम बोलते थे, ये उससे बनती थी। संगीत के जो वाद्य यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला हो, नगाड़ा हो, इसमें भी चमड़े का यूज होता था। और अगर फिर भी नहीं पता है तो देखो, जूते भी चमड़े के होते हैं, चप्पल, बेल्ट, ढाल, लगाम, जिन एक्सेट्राज, ये सारे के सारे चमड़े के उद्योग से संबंधित हैं, है ना। डायरेक्टली मतलब उनके जो जानवर जो मर जाते हैं ना, उनकी खाल से बनते हैं, ये उनकी स्किन से बनते हैं, उन्हीं के चमड़े से बनते हैं। ऑटोमेटिक कोई जानवर मर गया और ऑटोमेटिकली जूता, चप्पल, बेल्ट नहीं बनते हैं, उसके लिए औद्योगिक काम होते हैं। औद्योगिक काम यानी उसमें स्किल लेबर कुछ लोग लगते हैं, वो ये करते हैं। अब प्राचीन भारत से ही ये सब परंपराएं विकसित है, ये भी हमारी संस्कृति है ना बच्चों। आप बोलोगे सर हमारे इंडिया में थोड़ी बनता है, और भी जगह बनता है। बिल्कुल बनता है, और भी जगह वर्ल्ड में। आपको और हमें ये समझना है कि भारत में भी ये बनता है। हम भारत के सांस्कृतिक विरासत समझ रहे हैं, तो भारत जो है बाकी कंट्री के मुकाबले में कम नहीं है, ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे मीनाकारी और मोती काम। मीनाकारी और मोती काम क्या होता है, देखो यहाँ पे, ये पहले मोती काम के बारे में देखते हैं। भारत का समुद्री किनारा 7,517 किलोमीटर लंबा है। भारत का जो है ना बॉर्डर, कोस्टल लाइन, यानी कि उसकी समुद्री सीमा है, वो लगभग समुद्र से सटा हुआ जो हमारी सीमा है, वो 7,500 किलोमीटर तक का लंबा होने के कारण मोती के व्यापारिक संबंध रहे हैं। अब इतनी अगर लंबी है तो बहुत सारे देशों से कांटेक्ट भी है। मोती जो है वो समुद्र से मिलते हैं, तो इसका व्यापारिक संबंध भी अच्छा रहा है। ये मोती मोती डबल बार आ गया है, कोई टेंशन नहीं। भारत जो है ना प्राचीन काल में राजा महाराजा यहाँ के जो आभूषण के रूप में मोतियों का उपयोग ये लोग करते थे। जो भी हमारे यहाँ पे राजा महाराजा हुआ करते थे ना, बाहुबली टाइप के, वो सब इन आभूषणों का यूज होता था। इन आभूषणों में मोती का काम होता था, मोतियों का, पर्ल्स का, है ना। गुजरात में तोरण, माला, कलश, इडोनी, पंखा आदि में मोती काम की कारीगरी देखने को हमें मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर मीनाकारी को क्या हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सोने और चांदी जैसे धातुओं पर रंग करने की ये कला ही मीनाकारी होती है। अब देखो, सोना चांदी के जो आभूषण होते हैं उनमें जो रंगाई का काम होता है ना, और उनमें जो डिज़ाइनिंग का काम होता है, वो मीनाकारी होती है। मीनाकारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे आभूषणों में और भी ज़्यादा उनके लुक को बढ़ा देते हैं, है ना। तो कारीगर कुंदन, मीनाकारी नक्काशी में लाल, हरे, आसमानी रंग भरते हैं। प्रसिद्ध जो केंद्र है आपके पूरे इंडिया में की अगर बात करें तो जयपुर, लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी और हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा। ये भी आपको समझना चाहिए। और भी हमारे यहाँ पे है, वो है जरी काम। ये आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रहा है जरी से रिलेटेड है। जरी काम क्या होता है तो ये हम लोग समझ लेते हैं। सोने और चांदी के तारों से जो बुनाई का काम होता है उसको हम बोलते हैं। अब हमारे राजस्थान में तो झड़ी बोलते हैं कि झड़ी काम, है ना, मतलब जड़ते हैं वो सोने और चांदी के साथ में, उनके तार होते हैं छोटे, तो उनके मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम थिन लेयर्स बनाती हैं, बहुत ही पतली पतली सी लेयर्स बनते हैं, वो बनाते हैं मतलब हमारे ज्वेलर्स। तो वो जो कारीगरी होती है ना, उसी को झड़ी काम बोलते हैं। ये काम सूरत में बहुत ज़्यादा फेमस है, गुजरात के सूरत में, है ना। और कहाँ इसका उपयोग होता है तो साड़ी में होता है, घाघरा में होता है, घाघरा लिखा है, घाघरा है, ठीक है, पर्दे
वस्त्रों के किनारे पर अच्छा सा लुक देने के लिए ये काम होता है, ताकि एकदम गोल्डन या सिल्वर जैसा नज़र आए। धातु विद्या भारत की प्राचीन विद्या है, ये आपको समझना चाहिए। लोथल के कारीगरों ने तांबे और कांसे के औजार बनाए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे भारत में जो धातुओं का जो काम है वो बहुत ही पुराना रहा है। प्राचीन का अगर उपयोग होता था तो इन धातुओं का सोने चांदी के आभूषणों में, तांबा कांसी इनका भी उपयोग जो है ना बर्तनों में, मूर्तियों में, औजारों में, हथियार बनाने में इनका यूज होता था। तलवार वगैरह, तीर कमान इनका यूज होता था ना, तो ये धातु से बनती थी भाई, है ना। लकड़ी से मतलब तीर बनती थी, हम लोग बोलते थे भाई तीर कमान उससे बनाते ही हम लोग, लेकिन यहाँ मेटल्स का भी यूज होता था, धातुओं का भी। आज हम लोग लोहे के जो है ना बहुत सारे उपकरण हम बनाते हैं, इनके औजार बनाते हैं, तलवार वगैरह। तो ये कृषि के में काम में बहुत सारे हल वगैरह है जो आता है ना, कृषि के उपकरण, हल वगैरह हो गया आपके, गेती फावड़ा, ये सब जो है ना हम लोग फावड़ा बोलते हैं, तो ये सब धातुओं से बनता है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड देन अब हम लोग बात करते हैं जड़ाऊ काम यानी इनले वर्क। ये क्या होता है? सोने और चांदी और कीमती पत्थर, इनको इनके आभूषणों में जड़ने की जो कला है वो जड़ाऊ काम होता है। जो भी जैसे स्टोन जो होता है ना, मतलब एक तरह से रत्न होते हैं, ये सोने के चांदी के जो भी आपकी विंटी या नग या फिर रिंग हो गई, तो उनमें जो वो नग या नगीना डालते हैं ना वो जड़ते हैं उनको, तो इसीलिए जड़ाऊ काम होता है, इनले वर्क होता है वो। प्राचीन समय में जो राजा थे हमारे, सम्राटों के सम्राट हुआ करते थे ना, ये आभूषण जो है ना, हार है, अंगूठी है, कंगन, इनमें ये जड़ाऊ का काम वो करते थे। तो अच्छे से कारीगर भी उनके पास में उपलब्ध थे। प्रसिद्ध जो केंद्र है वो राजस्थान के बीकानेर में जड़ाऊ का काम बहुत ज़्यादा फेमस होता है, इनले वर्क बीकानेर में, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, बीकाजी खाली नमकीन के लिए नहीं है ना, तो यहाँ पे भी है। और अब हम लोग बात करते हैं अकीक काम। अकीक काम मतलब गुजरात की नदियों की घाटी से मिलने वाला एक कीमती पत्थर होता है अकीक। अकीक को काटकर आभूषणों में जड़ा जाता है। ये देखो ये देखो बहुत सारे यहाँ पे, तो ये एकदम एकदम प्रीसियस स्टोन होता है। यहाँ पे आपको खंभात की खाड़ी जो है गुजरात में, वहाँ आपको अकीक के स्टोन्स मिल जाएंगे जो बहुत ही एकदम वैल्यूबल होता है। आज हम लोग डायमंड भी यही बात करते हैं ना, ये भी जो स्टोन ही है बिल्कुल। तो ये पता होना चाहिए। कास्ट यानी कि लकड़ी, कास्ट कला भी यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस हुई है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। और लकड़ी का उपयोग जो है इमारत यानी बिल्डिंग बनाने में, भवन घर बनाने में, मंदिरों के निर्माण में हुआ करता था। आज भी हो रहा है, कि प्राचीन समय से हो रहा है। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। गुजरात में इसका विकास कहाँ कहाँ पे है, तो संखेड़ा का फर्नीचर कास्ट कला के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर लकड़ी का झूला, ईडर के खिलौने, वो भी लकड़ी के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जाओ कभी ईडर, आपको देखने को मिलेगा। फिर अब हमारा आता है फाइन आर्ट। अब तक जो था ना, पहले हमने परंपराएं बात की, फिर हमारे यहाँ पे जो थी हैंडीक्राफ्ट वो हमने बात कर ली। अब आता है ललित कलाएं यानी कि फाइन आर्ट। तो फाइन आर्ट के बारे में हम लोग जो बात करेंगे, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला। पहले हम लोग बात करते हैं पेंटिंग, दैट इज़ द फाइन आर्ट, है ना। तो ललित कलाओं के बारे में, चित्रकला रंग और रेखाओं द्वारा सौंदर्य और कला की अभिव्यक्ति है। भैया आपको अगर पूछा जाए ना चित्रकला क्या होती है, आप ड्राइंग करके बता दोगी सर ये चित्रकला है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन देखो कितनी भयानक है। भयानक नहीं, खूबसूरत है। ये देखो, चित्रकला रंग और रेखाओं द्वारा सौंदर्य और कला की अभिव्यक्ति है। मतलब कि जो भी किसी ने ड्राइंग की है, कोई भी है, उसका पेंटर हो, तो वो उसका अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति यानी वो उसको प्रकट कर रहा है, उसका प्रेजेंटेशन है ना। तो बहुत सारे हम जैसे कि नेचुरल हम लोग देखते हैं लैंडस्केप, तो एक मान लो एक फ़ोटो है जिसमें नदी जो है वो बहती हुई नज़र आ रही है, पहाड़ है और फिर सन राइज हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। अब ये जो हो रहा है ना, तो वो उस पेंटर की अभिव्यक्ति है कि वो यहाँ पे क्या हमें बता रहा है, उसका सौंदर्य प्रकृति का। और बहुत सारी लाइन से बनता है ना ये, तो रेखा द्वारा, और उसमें जो कलरफुल उसने रंग भरे हैं ना, तो उसने रंग और रेखाओं से एक ब्यूटीफुल आर्ट दोनों को हमें प्रदान किया है। तो यही इसको हमें समझना चाहिए। हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों और पाषाण युग की गुफाओं में चित्रकला के प्रमाण यानी सबूत
मिले हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता है कि भाई ये हमारी प्राचीन टाइम से, अभी नया नहीं है ये, अजंता एलोरा चले जाओ, इनकी गुफाओं की चित्रकला भारतीय चित्रकला के एकदम उत्कृष्ट यानी कि अद्भुत उदाहरण है। भारत में पारंपरिक भारत में पारंपरिक रूप से धार्मिक प्रतीकों जैसे स्वास्तिक, कलश, गणेश के चित्र बनाने की ये रीति प्रथा अभी भी है, हम लोग बनाते हैं, है ना। चित्रकला प्राचीन काल से ही जड़ यानी सत्य और चेतन यानी भावना स्वरूपों को दर्शाती रही है ना। जड़ और चेतना को हमारी चित्रकला रंग रूप दे देती है, हमारे यहाँ पे उस कलाकार की अभिव्यक्ति होती है बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं संगीत की, म्यूजिक जिसकी कोई भाषा नहीं होती बच्चों। संगीत हैज़, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेजेस, है ना। संगीत की कोई भाषा नहीं होती है। भारतीय संगीत के दो मुख्य भाग हैं, शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक और दूसरा होता है फोल्क म्यूजिक यानी लोक संगीत। शास्त्रीय यानी जिसमें बहुत सारे कुछ लय, स्वर, ताल ये सब होता है, एकदम बराबर गा रहा है, लय से मन मुक्त हो जाता है। और दूसरा होता है लोक, चलो रे चलो, वैसा। इतना मुझे डिटेल में नहीं आता है। अलग संगीत के मुख्य 7 स्वर होते हैं, सा रे ग म प ध नि स, ये स हटा दिया है। और 5 प्रमुख राग, श्री, दीपक, हिंडोल, मेघ, भैरवी, ये क्या है, राग है और ये स्वर है। सामवेद को संगीत से संबंधित वेद माना जाता है ना। सामवेद जो है ना, हमारा बहुत सारे 4 वेद है, तो उसमें सामवेद संगीत से संबंधित वेद है, ये पता होना चाहिए। ऋग्वेद आपके नियमों से है, ये भी पता होना चाहिए। यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, ये आपको मैं कमेंट से पूछ रहा हूँ। और हमारा एक और है अथर्ववेद, वो हमारे अर्थशास्त्र से संबंधित है, ये पता होना चाहिए आपको। प्रमुख संगीत ग्रंथ जो है वो संगीत मकरंद नारद जी के द्वारा, संगीत रत्नाकर सारंगदेव की कृति है और संगीत परिजात अहोबल की रचना है। ये आपको पता होना चाहिए। ये संगीत से रिलेटेड यानी म्यूजिक से संबंधित ये ग्रंथ है। ग्रंथ किसको को बोलते हैं, देखो पुस्तक है आपकी, वो तो छोटी सी है, मतलब उसमें एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट या एक क्लास का कुछ दिया होता है। ग्रंथ जो है ना वो फिलोसॉफी होती है पूरी की पूरी, मतलब एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होती है। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तानसेन, बैजू बावरा जैसे हमारे यहाँ भारत में संगीतज्ञ म्यूजिशियन हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। AR रहमान को भूल गए क्या सर? बिल्कुल, है ना, बहुत सारे। फिर हमारे पास में आता है नृत्य कला यानी डांस। ABCD, एनीबडी कैन डांस यार। नृत्य कला का आदिदेव भगवान शिव, जिन्हें नटराज की उपमा हम लोग देते हैं, उनको माना जाता है, जिन्होंने इस स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया है किसको, नटराज को, डांस, है ना। आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक और मणिपुरी ये हमारे क्लासिकल यानी शास्त्रीय संगीत आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। भरतनाट्यम नाट्य शास्त्र और अभिनवर्धनम पर आधारित है। अभिनव दर्पण। भरतनाट्यम नाट्य शास्त्र और अभिनव दर्पण पर आधारित है, जबकि कथक श्री कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। यहाँ पे जो है ना ये भरतनाट्यम किस पे, नाट्य शास्त्र के लिए, मतलब डांस के लिए, क्लासिकल डांस के लिए, और उसमें अभिनय भी होता है, एक्टिंग भी होता है। जबकि जो कथक है ना, कथक वो कथा है। कथक यानी कथा, किसकी कथा, श्री कृष्ण भगवान की, है ना, मुरली बाबा की, वो आपको पता होना चाहिए। कथकली, अब यहाँ पे कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, अब आता है हमारे यहाँ पे कथकली। कथकली अपनी विशिष्ट वेशभूषा, मुकुटों और चेहरे की मुद्राकृति के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कथकली। ये सारी की सारी जो है ना हमारे साउथ इंडिया में है। और फिर मणिपुरी, ये नॉर्थ ईस्ट में है। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और रास लीलाओं पर आधारित है ना। बाल लीलाओं यानी उनके बचपन की, और रास लीला यानी उनकी गोपियों के साथ में प्रेम भरी बहुत सारी ये कलाओं के बारे में बताता है। तो ये हमारी फाइन आर्ट है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा नाट्य कला और भवाई के ऊपर चर्चा कर लेते हैं।
भारतीय नाट्य कला का संचालन सूत्रधार और मंचन करने वाले कलाकारों की एक महान परंपरा रही है। भारतीय नाट्य कला का जो संचालन है, कंडक्शन है, वो उनकी बहुत एक परंपरा रही है स्टार्टिंग से ही। आज आपके स्कूल में कुछ भी फंक्शन होता है, नाचने के लिए बोला जाता है कि भाई बच्चों आगे आओ, तो तुम लोग आगे नहीं आ पाते हो, लेकिन हमारी ये परंपरा रही है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नाट्य कला का आधार ग्रंथ माना जाता है। नाट्य शास्त्र किसका है? भरत मुनि का। वो सबसे ज़्यादा फेमस है। महान कवि कालिदास का जो है एक नाटक है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। संस्कृत साहित्य का सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा एक नाटक है, ड्रामा के लिए ये फेमस है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये आपको पता होना चाहिए, कवि कालिदास का है। भवई जो है वो गुजरात का लगभग 700 साल पुराना एक भाव प्रधान नाटक है। भवई यानी जो हमारी भावनाओं को बताता है, हमारे इमोशंस को बताता है, जिसे असेत ठाकर ने शुरू किया था। भवई किसने शुरू किया था? असेत ठाकर ने, है ना। आपको ये पता होना चाहिए। भवई कम लागत में होती है, मतलब कि खर्चा कम लगता है, हल्के फुल्के ढंग से मनोरंजन, सामाजिक संदेश देने का काम करता है भवई। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, है ना। अब गुजरात के थोड़े से हम लोग यहाँ गुजरात बोर्ड के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा गुजरात के लोक नृत्य के बारे में पढ़ लेते हैं। गरबा एक लोक नृत्य है, यानी लोगों का डांस। गरबा यह गुजरात का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है जो शक्ति पूजा, आद्य शक्ति के उत्सव नवरात्रि में किया जाता है। ये सबको पता है, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। रास जो है ये कृष्ण भगवान की रास लीला से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, प्रेरित है। इसे गोलाकार घूमकर झंडों या हाथों से बजाते हुए किया जाता है। गोफ गुंतन रास ये तीसरा, देखो गरबा हो गया, रास हो गया, गोफ गुंतन, इसके बारे में देखो। जो लोक नृत्य हैं हमारे गुजरात का, इस नृत्य में नर्तक जो है धागे को खंबे से पकड़कर आपस में बुनते और खोलते हुए एक विशिष्ट कलाकृति बनाते हैं। ये गोफ गुंथन रास होता है। सिद्धि या इसे हबसी भी बोलते हैं, सिद्धि धमाल नृत्य। सिद्धि जनजाति ये ट्राइबल कम्युनिटी का है, जनजाति आदिवासियों का है। तो सिद्धि जाति के जो लोग हैं वो ढोल की ताल पर मोर पंखों के वस्त्र पहनकर एकदम अद्भुत नृत्य करते हैं। तो सिद्धि धमाल नृत्य, धमाल करते हैं भाई, धमाल चौकड़े। फिर पडार नृत्य, ये समुद्र की लहरों पर झूलते हुए जहाज जैसा लगता है, इसीलिए इसको पडार नृत्य बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। फिर आता है हमारे गुजरात के अन्य नृत्य। गोफ गुंथन को थोड़ा और देख लेते हैं। ये नृत्य मंडप या पेड़ से बंधे एक डोरी के साथ किया जाता है। नर्तक जो है ना, जो डांसर होता है, वो एक हाथ से डोरी पकड़ता है और दूसरे हाथ से ढोल या बेला की ताल पर अंदर बाहर जाकर धागों के माध्यम से एक कलाकृति की बुनाई करते हैं और फिर उसे खोलते हैं। तो गोफ गुंथन, पहले गोफ यानी बांधना, गुंथना यानी उसमें और बांध लेना। तो ये बांधना खोलना रस्सी को ये चलता रहता है डांस के साथ साथ में, इसलिए गोफ गुंथन रास इसे कहा जाता है ना। आपको ये पता होना चाहिए। सिद्धि हबसी जो है ना वो धमाल नृत्य, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये नृत्य अफ्रीका के मूल निवासी सिद्धि जो जनजाति है वहाँ की, इन लोगों के द्वारा किया जाता है। वो मोर पंख पहनते हैं और ढोल की ताल पर पशु पक्षियों की आवाज़ ऐसा नकल करते हुए निकालते हैं। एक ही ऐसी आवाज़ नहीं है बच्चों, और भी आवाज़ है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया है। हाँ, ये थोड़ा सा आ गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लो। कोली नृत्य, कोली एक जनजाति है। सौराष्ट्र के कोली समुदाय के लोग, इस जाति के लोग सिर पर मदरसी यानी रंगीन पगड़ी, कमर में रंगीन कमरबंद पहनकर नृत्य करते हैं। ये डांस उनकी स्थानीय मर्दानिया यानी छोटी ढोलकी की ताल पर आधारित होता है, कोली डांस। ओके। पडार नृत्य जो हमने अभी पढ़ा, ये पडार जाति के लोगों द्वारा सुरेंद्रनगर जो हमारे यहाँ गुजरात में है, यहाँ पे ये लोग करते हैं। इसमें वो डांस कैसे करते हैं? इसमें डांस करते समय अपने शरीर को जहाज जो होते हैं शिप, उसकी तरह समुद्र की लहरों में जो जहाज चलते हैं वैसा वो बना देते हैं, है ना, एकदम। मेरियो डांस, ये जो डांस है वो बनासकांठा के सरस्वती क्षेत्र के ठाकुर जाति के लोग द्वारा किया जाता है, मेरियो डांस। इसमें ऊंची घास से बने तोरण झुलाए जाते हैं और मृदंग यानी ढोल की ताल पर तलवार के दाव पेंच वाला ये डांस होता है, जम जम, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। चलो बच्चों, यहाँ आते आते हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं
और एन के यूट्यूब अकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करती है। आभार और अभिनंदन। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर। कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है बच्चों तो प्लीज़ मुझे जो हमारे कमेंट है, हमारी टिप्पणी, उसमें आप मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट आप लोगों के लिए कर सकूं। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, कीप लर्निंग, हमेशा पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।